जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, अमेरिका ने रातों रात पाकिस्तान को दिया बहुत बड़ा तगड़ा झटका। दोस्तों, पिछले महीने ही अमेरिका ने बीएलए पर लगाया था बैन, किया था आतंकी संगठन घोषित। अब यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के साथ कर दिया बहुत बड़ा खेला। दोस्तों बताएंगे, इसी अमेरिका ने बीएलए पर बैन लगाने के प्रस्ताव पर कर दिया वीटो। दोस्तों लगा दी रोक। बताएंगे कैसे मोय मोय हुआ पाकिस्तान के साथ। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समर्थित डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर पर लगाया गंभीर आरोप, कर दिया विवादित टिप्पणी। सुनकर आप भी जाएंगे चौंक कि ट्रंप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो उधर आपको बताएंगे, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी पर रशिया ने दिया अब ट्रंप को तगड़ा करारा जवाब, कह दिया तुम लाख कोशिश कर लो, हम भारत चीन का फैसला नहीं बदल सकते। तो वहीं दोस्तों, यासीन मलिक ने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि हाफिज सईद से मिलने पर मनमोहन सिंह ने उसे धन्यवाद दिया था। अमित मालवीय ने तत्कालीन यूपीए सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। वहीं आपको बताएंगे, नेपाली पीएम सुशीला कार्की ने कहा कि अब नेपाल जीरो स्टेट में पहुंच चुका है। बताएंगे ऐसा क्यों कहा उन्होंने। तो वहीं दोस्तों, जिस प्रकार से अब पाकिस्तान पर अटैक को सऊदी अरबिया अपने ऊपर अटैक मानेगा, अब ऑपरेशन सिंदूर का क्या होने वाला है? क्या ऑपरेशन सिंदूर में सऊदी अरब कूद जाएगा पाकिस्तान को बचाने? दोस्तों सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अमेरिका पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है, और भारत की विदेश नीति, स्वतंत्र विदेश नीति ही आज भारत को सबसे आगे लेकर जा रही है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका ने बीएलए पर बैन के प्रस्ताव को कर दिया वीटो। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान चीन का प्रस्ताव रोका। पिछले महीने अमेरिका ने ही आतंकी संगठन घोषित किया था बीएलए को। अब आखिर ऐसा क्यों किया दोस्तों पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान को बड़ा धोखा दे दिया बीएलए के मुद्दे पर अमेरिका ने। बता दिया, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बोले तो बीएलए और उसकी आत्मघाती यूनिट मजीद ब्रिगेड पर बैन के प्रस्ताव पर रोक लगा दी। और रोक भी ऐसा वैसा नहीं दोस्तों, वीटो लगाकर रोक लगाई है। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर सुरक्षा परिषद, बोले तो यूएनएससी की बैठक में रखा था। दोनों देशों ने बीएलए को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने की मांग की थी। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने दावा किया कि बीएलए, मजीद ब्रिगेड, अल कायदा और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान की जमीन से काम कर रहे हैं और सीमा पार हमले कर रहे हैं। उसने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान से फैल रहा आतंकवाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। अमेरिका के साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इससे पहले अमेरिका ने ही पिछले महीने बीएलए और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन, बोले तो एफटीओ घोषित किया था। जो हमारी खबर लगातार देखते हैं, डेली देखते हैं दोस्तों, उनको पता होगा कुछ समय पहले ही अमेरिका ने बीएलए पर एक्शन लिया था, जिसके बाद मीर यार ने भी ट्रंप को एक लेटर लिखा था कि आप पाकिस्तान की बातों में ना आए। हालांकि दोस्तों, इस वीटो के पीछे अमेरिका ने कुछ जरूर कारण बताया होगा। वो क्या कारण बताया है इस रोक पर आपको बता दें। अमेरिका ने कहा है कि बीएलए को अल कायदा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, इस वजह से इसे संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध सूची में नहीं डाला जा सकता। इस सूची में आने पर किसी भी संगठन पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति फ्रीज और हथियार खरीदने पर रोक लग जाती है। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के पास और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 31 नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। 300 से अधिक यात्रियों को बंधक बनाया गया था। जिनको नहीं पता बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है, उनको बता दें। बलूचिस्तान में कई लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद वे एक आजाद देश के तौर पर रहना चाहते थे, लेकिन बिना उनकी मर्जी से उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था। ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष आज भी जारी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले कई संगठन है, मगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सबसे ताकतवर संगठन है। ये संगठन 70 के दशक में अस्तित्व में आया, लेकिन 21वीं सदी में इसका प्रभाव बढ़ा है। बीएलए बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सरकार और चीन से मुक्ति दिलाना चाहता है। उनका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर उनका हक है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को 2007 में आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया था, और हाल ही में अमेरिका ने भी अगस्त में बलूच लिबरेशन आर्मी और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन को यह लग रहा था कि बीएलए पर बैन लगाने के समर्थन में अमेरिका है। यूएनएससी में हम इस प्रस्ताव को लेकर आएंगे तो अमेरिका भी इसका समर्थन करेगा, और
अगर इस पर अमेरिका समर्थन करेगा तो बीएनए पर बैन लगाने से फिर कोई नहीं बचा सकता। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के साथ मोय मोय कर दिया अमेरिका ने। एकदम से इस प्रस्ताव पर बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने सीधा वीटो लगाकर कह दिया कि हम नहीं लगाने वाले इन संगठनों पर बैन, क्योंकि इनके लिए पर्याप्त सबूत नहीं है हमारे पास। इससे बड़ा झटका, इससे बड़ा अटैक पाकिस्तान पर अमेरिका का नहीं हो सकता। दोस्तों, कितनी उम्मीदों के साथ गया होगा पाकिस्तान, सोच रहा होगा कि अब अमेरिका भारत के समर्थन में नहीं है, पाकिस्तान के समर्थन में है और हमें खुश करने के लिए अमेरिका हमारा समर्थन जरूर देगा। लेकिन क्या हुआ आप सभी के सामने है। दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब ऐसे में बीएलए बलूचिस्तान के लोग काफी ज्यादा खुश होंगे दोस्तों, स्पेशली मीर यार, जो लगातार अमेरिका से कनेक्शन बना करके बार बार बातचीत करने की बात कह रहे थे कि हम गलत नहीं है, हमको गलत बताया जा रहा है। दोस्तों, अब इस अमेरिका द्वारा लगाए गए वीटो पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। अगर हम आपको बताएं दोस्तों, तो अमेरिका ने ये फैसला सिर्फ पाकिस्तान के कहने की वजह से नहीं लिया है। कहीं ना कहीं अमेरिका को यह भी पता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर पैठ बना रहा है चाइना, जिनपिंग अपने इंजीनियर्स को भेजकर, अपने लोगों को पाकिस्तान में भेज करके नए नए रास्ते बना रहा है, नए नए प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहा है और इन प्रोजेक्ट्स में खलल डालने के लिए बीएलए हर तरीके से तैयार है। और अगर एक बार उसने बीएलए पर बैन लगा दिया तो चीन अपना पैठ बनाने में पाकिस्तान में हर तरीके से कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और अमेरिका कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि चीन पाकिस्तान में अपनी पैठ बनाए, जैसा कि हम गेट कर पा रहे हैं दोस्तों। इसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण होगा चीन का पाकिस्तान में एंट्री लेना। आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां इसी से जुड़ी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर पर बड़ा आरोप लगाया है। ट्रंप ने दावा किया कि उमर ने अमेरिका की नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाई से शादी की थी। डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी तबाही है जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उमर की टिप्पणियों के लिए उनकी निंदा के लिए लाया गया प्रस्ताव खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव को कैरोलिना की रिपब्लिकन प्रतिनिधि नैन्सी की तरफ से लाया गया था, जिसे 214-213 मतों से रद्द कर दिया गया। इसके बाद ट्रंप इल्हान उमर पर भड़क उठे और डेमोक्रेटिक नेता पर तीखे शब्दों में हमला बोलते हुए उनकी शादी को निशाने पर ले लिया। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि इल्हान उमर का देश सोमालिया केंद्रीय सरकार के नियंत्रण की कमी, लगातार गरीबी, भूखमरी, फिर से उभरते आतंकवाद, समुद्री डकैती, दशकों के गृह युद्ध, भ्रष्टाचार और व्यापक हिंसा से ग्रस्त है। 70% आबादी अत्यधिक गरीबी और खाद्य असुरक्षा में रहती है। सोमालिया को लगातार दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जाता है, जिसमें रिश्वतखोरी, गबन और एक बेकार सरकार शामिल है। और इल्हान उमर हमें बताती है कि अमेरिका को कैसे चलाया जाए। राष्ट्रपति ट्रंप दोस्तों यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि क्या उन्होंने नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाई से शादी नहीं की थी? हमारे देश में कैसा गंदगी है जो हमें बता रही है कि क्या करना है और कैसे करना है, कैसे अमेरिका को चलाना है, ये हमको सिखा रही है, जिसने नागरिकता पाने के लिए अपने भाई से शादी कर ली। वही उमर ने जवाब में कहा कि मैस धन जुटाने और गवर्नर पद के लिए अपनी दावेदारी को बढ़ावा देने के लिए झूठी कहानी गढ़ रही है। सोमालिया में पैदा हुई उमर को 2000 में अमेरिकी नागरिकता मिली थी। निंदा प्रस्ताव लाने वाली नैन्सी मैस ने कहा कि उमर को वापस उनके जन्म स्थान सोमालिया भेज दिया जाना चाहिए। दोस्तों, उमर ने हाल ही में पत्रकार मेहदी हसन के साथ उनके मीडिया आउटलेट जीटो पर बात की थी, जहां चार्ली कर्क को लेकर उनकी टिप्पणियों की खासी आलोचना हुई। उन्होंने गोलीबारी के बाद लेफ्ट पर रिपब्लिकन पार्टी के हमलों की निंदा की और उन्हें बकवास से भरा बता दिया। उमर ने कहा कि आपके पास नैन्सी मैस जैसे लोग हैं जो लगातार उन लोगों को परेशान करते हैं जिन्हें वो हीन समझती है और चाहती है कि वे इस देश में या कहीं भी ना रहे। उन्होंने आगे कहा था कि आपके पास ट्रंप जैसे लोग हैं जिन्होंने मेरे जैसे लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काई है। आप जानते हैं कि ये लोग बकवास से भरे हुए हैं। दोस्तों, इल्हान उमर जो है वो लगातार पाकिस्तान का साथ देते आई है, वो पाकिस्तान समर्थित मानी जाती है। इमरान खान की सरकार में वो लगातार पाकिस्तान की यात्रा करती थी और उन्होंने कितनी बार भारत के विरोध में बयान दिया था, कितनी बार कश्मीर के विरोध में बयान दिया था। अब इसी सांसद इल्हान उमर पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह विवादित टिप्पणी कर दी। दोस्तों, ट्रंप के इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है, जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां टैरिफ की धमकी पर रशिया ने ट्रंप को दिया कड़ा जवाब, कह दिया भारत चीन का फैसला नहीं बदल सकते। अमेरिका लगातार भारत चीन समेत सभी यूरोपीय देशों को रूस से तेल खरीदने पर ऐतराज जता रहा है। यहां तक कि ट्रंप ने G7 देशों और यूरोप तक से यह कह दिया है कि रशिया और उससे संबंध रखने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। अब रशिया ने पहली बार ट्रंप की धमकियों का सीधा जवाब दिया है। रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने इंटरव्यू में ट्रंप के धमकी को दरकिनार करते हुए कहा है कि अमेरिका केवल धमकी देकर भारत और चीन को रशिया से तेल खरीदने
खरीदने से नहीं रोक सकता। कहा कि दोनों देश राष्ट्रीय हित में तेल खरीदना जारी रखेंगे, दबाव या टैरिफ जैसे कदम उनका फैसला नहीं बदल सकते। अब देखना है कि ट्रंप रशिया के इस जवाब पर कोई प्रतिक्रिया करते हैं या नहीं करते। अभी तक ट्रंप की चेतावनी के बावजूद यूरोपीय देशों ने भी रशिया से तेल खरीद बंद करने का कोई प्लान नहीं बनाया है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल ब्रिटेन के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर रूसी तेल पर आपत्ति जताई थी। ट्रंप ने रशिया से भारत की तेल खरीद का विरोध करते हुए टैरिफ लगाने को सही ठहराया था। इससे पहले भी लगातार ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले देशों को उच्च टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। वहीं दोस्तों, एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि ट्रंप को नहीं पसंद करते उनके ही अपने अमेरिकी। ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटती जा रही है। अमेरिकी अपने राष्ट्रपति को लगातार नापसंद करते जा रहे हैं। ट्रंप के कार्यकाल के 242 दिन पूरे होने पर उनके नेट अप्रूवल रेटिंग पहले की तुलना में 17% गिर गई है। ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट की कई वजह हैं, जिनमें उनकी टैरिफ नीति, विदेश नीति, प्रवासियों को लेकर सख्त नीति, सरकारी नौकरियों में भारी कटौती, शिक्षण संस्थानों को टारगेट करने जैसे कदम शामिल है। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते की तुलना में इस बार ट्रंप की लोकप्रियता में 2.6 अंकों की गिरावट हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 39% लोग ही ट्रंप के कामकाज के तरीकों को सही मानते हैं, जबकि 56% लोग उनके काम से असंतुष्ट है। वहीं 4% लोग ट्रंप के काम को लेकर कोई निश्चित राय नहीं रखते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने अपने भाषण और न्याय विभाग बोले तो जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए अमेरिकी यूनिवर्सिटीज, जज और वकीलों, मीडिया और अन्य बिजनेस पर भी हमले किए हैं। ट्रंप की इन नीति और आक्रामक शैली को लेकर अमेरिकी जनता में नाराजगी बढ़ रही है। इससे नाराजगी का असर उनकी घटती लोकप्रियता में साफ तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, एक चीज तो तय है कि ट्रंप का उदय एक शेर की तरह हुआ था, लेकिन ट्रंप का अस्त बहुत बुरा होने वाला है। अगली खबर बता दें आपको दोस्तों, इसी से जुड़ी, जहां पर अब ऐसे में देखा यह जा रहा है कि अमेरिका को अपने मंदी का डर सता रहा है, जिस बीच वो भारत के साथ व्यापार वार्ता बनाने के लिए 10 से 15% टैरिफ पर बात कर सकता है अमेरिका। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच बिजनेस नेगोशिएशन यानी व्यापार वार्ता शुरू हो चुकी है। इस बीच देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका जल्द ही भारत पर टैरिफ को घटाकर 10 से 15% के बीच कर सकता है, जो कि फिलहाल 50% है। टैरिफ कम करने के लिए अमेरिका का भारत के साथ बातचीत के टेबल पर आना सहयोग नहीं, बल्कि ये हमारी बढ़ती आर्थिक ताकत और मजबूत स्थिति का परिणाम है, और अमेरिका को मंदी का डर भी सता रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिए हलफनामे में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह का जिक्र कर दिया। उसका दावा है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों से मुलाकात के बाद तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने उन्हें शुक्रिया अदा किया था। साथ ही उसने कई और बड़े नेताओं के नाम लिए हैं। मलिक टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों, एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 25 अप्रैल को दिए हलफनामे में मलिक ने 2006 में पाकिस्तान में हुई लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद से मुलाकात के बारे में बताया है। उसने कहा है कि पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के लिए बैक चैनल वार्ता का हिस्सा थी और भारत के वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों के कहने पर की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मलिक का कहना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन विशेष निदेशक वीके जोशी ने उससे दिल्ली में मुलाकात की थी। ये मुलाकात उस समय हुई थी जब मलिक 2005 में कश्मीर में आए भूकंप के बाद पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था। कथित तौर पर जोशी ने अनुरोध किया था कि वो इस मौके का इस्तेमाल पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व और आतंकवादियों के संपर्क साधने में करे, ताकि पीएम के शांति प्रयासों को समर्थन मिले। मलिक का दावा है कि उसे साफ तौर पर बताया गया था कि जब तक आतंकियों को बातचीत में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत से कुछ नहीं मिलेगा। आतंकी ने कहा कि इस अनुरोध पर वो सईद समेत अन्य लोगों से मिलने के लिए तैयार हुआ। हलफनामे में मलिक ने बताया है कि किस तरह सईद ने जिहादी समूहों की बैठक बुलाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मलिक का कहना है कि आईबी से बातचीत के बाद उसे कहा गया कि प्रधानमंत्री को सीधे ब्रीफ करें। उसने कहा कि वो उसी शाम तत्कालीन पीएम सिंह से मिला और वहीं पर उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन भी थे। मलिक का दावा है कि मनमोहन सिंह ने उसके प्रयासों के लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया था। हलफनामे में मलिक ने अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, आई.के. गुजराल और राजेश पायलट से हुई मुलाकातों का भी जिक्र किया। इस पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर यासीन मलिक के दावे सच हैं तो ये यूपीए सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा और गुप्त कूटनीति से जुड़े मुद्दे से निपटने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यासीन मलिक की एक मुलाकात स्वतंत्र पहल नहीं थी, बल्कि वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारियों के अनुरोध पर एक गुप्त शांति प्रक्रिया के तहत आयोजित की गई थी। मुलाकात के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने व्यक्तिगत रूप से उसे धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि यासीन मलिक एक दुर्दांत आतंकवादी है जो वर्दीधारी 3 वायुसेना
कर्मियों की गोली मारकर हत्या करने का दोषी है। यह देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के समान है और उसे कानून की पूरी ताकत के अधीन किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। वहीं आपको बता दें आखिर नेपाली पीएम सुशीला कार्की ने क्यों कहा कि हम 0 स्टेट में आ चुके हैं। दरअसल नेपाल की राजधानी काठमांडू के सिंह दरबार में 9 सितंबर को हुई भयानक आगजनी ने देश के सरकारी ढांचे को पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर है कि नेपाल की नई अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने शपथ लेते ही कह दिया कि हम शून्य स्थिति यानी 0 स्टेट में हैं। उनके पास कैबिनेट है लेकिन मंत्रालयों के पास ना तो इमारतें बची हैं और ना ही जरूरी कागजात। सिंह दरबार परिसर जो कभी भव्य महल और 20 से ज्यादा मंत्रालयों का केंद्र हुआ करता था, अब मलबे का ढेर बन चुका है। उन आग की लपटों ने संसद, भ्रष्टाचार विरोधी विशेष अदालत और कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को नष्ट कर दिया। सरकारी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, कंपनी रजिस्ट्रेशन और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के मूल कागजात जलकर राख हो गए। अकेले सुप्रीम कोर्ट की 60,000 से ज्यादा फाइलें राख हो चुकी हैं। संसद, राष्ट्रपति भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट, भ्रष्टाचार विरोधी अदालत और स्थानीय सरकारों की 300 से अधिक इमारतें भी आग की भेंट चढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि देश चलाने वाले सभी संस्थाएं और दस्तावेज नष्ट हो चुके हैं। हम शून्य स्थिति में है लेकिन हम फिर से खड़े होंगे। इस वजह से दोस्तों नेपाली पीएम सुशीला कार्की ने यह बयान दिया। लेकिन अगर हम आपसे यह सवाल पूछे कि प्रदर्शन के दौरान जिस प्रकार से आंदोलनकारी इमारतों को जला देते हैं दोस्तों, देश की ही संपत्ति का नुकसान कर देते हैं, क्या ये कहीं से कहीं तक सही है? क्या प्रदर्शन करने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? अपना रोष दिखाने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? क्या इस प्रकार से बिल्डिंग्स को जलाना, इमारतों को जलाना, देश की संपत्ति का ही नुकसान करना कहां से कहां तक ठीक है? दोस्तों इस सवाल का आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं और सुझाव दीजिएगा कि प्रदर्शन अगर हो भी तो किस तरीके से होना चाहिए आग के अलावा। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।